अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खुबानी की सफल बागवानी पर किसान का अनुभव। मिट्टी की जांच करवाएं, फसलों से अधिक उपज पाएं। किसान भाइयों, हम अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आपको देश के विभिन्न राज्यों के ऐसे किसानों से मिलवाते रहते हैं जो उन्नत तकनीक से खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के ब्रूडी गांव के रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान सुरेंद्र प्रकाश से, जिन्होंने खुबानी और प्लम की बागवानी की है और खुबानी के बाग से अच्छी खासी आय अर्जित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों को। जो हमने यहाँ बागवानी में प्लम खुबानी का बगीचा लगाया, वो हमारे बुजुर्गों ने कम से कम 25-30 साल पहले लगा दिया था, जिसमें हम अभी भी ये फसल ले रहे हैं 30 साल से। ये जो हमने बगीचा लगाया वो लगभग हमारा 10 बीघे में है। तो यहाँ इसमें प्लम और खुबानी के 301 पौधे हमने लगाए हैं। तो इसमें जो दूरी है वो 10 फुट ही रखी गई है। तो आज भी यहाँ दूरी मतलब उतनी है लगभग। अब जो हम नए प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें भी दूरी 10 फुट की ही रखी गई है। ये इसलिए 10 फुट में रखा जाता था क्योंकि इसकी जो ऊपर की फैलावट है, ताकि पौधे से पौधे आपस में दूरी बनी रहे। सर्दियों में हम इसमें तौलिए करते हैं और चूना लगाते हैं और गोबर भी डालते हैं। यह किसान भाई खुबानी के पौधों के अच्छे विकास और इनसे अधिक फलों की प्राप्ति के लिए हर साल बाग में उचित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए गोबर की सड़ी हुई खाद 10 किलोग्राम, यूरिया 200 ग्राम, एसएसपी 200 ग्राम और एमओपी 150 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 6 वर्ष तक बढ़ाकर डालते हैं। इसके बाद इसकी मात्रा स्थिर कर देते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद, एसएसपी और एमओपी की संपूर्ण मात्रा दिसंबर-जनवरी माह में तथा यूरिया की आधी मात्रा फूल आ जाने से पहले और शेष आधी मात्रा 1 माह बाद प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हम इसमें चूना करते हैं वो इसलिए करते हैं तनों में, ताकि इसमें जो एक दीमक है वो ना लगे, जिससे पौधा खराब ना हो। और इसके अलावा इसमें गोंद भी आता है, इसलिए भी चूना किया जाता है। सर्दियों में ही इसकी प्रूनिंग की जाती है और हम इसमें प्रूनिंग करते हैं तो इसमें हम जो अंदर की शाखाएं हैं उसकी कटिंग कर देते हैं और जो बड़ी टहनियाँ उसकी कटिंग करते हैं, ताकि इसमें फ्रूट की सेटिंग अच्छी आए और
इनकम हमारे को इससे अच्छी मिले। और जो इसमें खुबानी का तुड़ान हमारे होता है वो अप्रैल महीने में होता है। इसमें जो हम तुड़ान करते हैं वो हल्का जब इसमें कलर आ जाता है उसके बाद ही इसमें तुड़ान होता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पक जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है। हल्के कलर पे इस पर हम तुड़ान करते हैं। तो अप्रैल महीने में इसमें लगभग हमारे जो अवरेजन है एक पौधे से वो 50-60 किलो खुबानी एक पौधे से हम ले लेते हैं। और इसमें हम 2 ग्रेडिंग बनाते हैं, A ग्रेड और B ग्रेड। जो हमारा A ग्रेड होता है वो मोटा होता है और जो B ग्रेड होता है वो छोटा साइज़ होता है, क्योंकि अगर हम मार्केट में A और B ग्रेड ना डालें तो उसमें हमारे रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए हर ग्रेडिंग बना के ही ये मार्केट में भेजा जाता है। ये 5 किलो के बॉक्स में ये खुबानी हमारा दिल्ली जाता है। तो जो आजकल जो मार्केट में रेट चला हुआ है वो B ग्रेड का 100 से 150 और A ग्रेड का 200 से 250 रुपये आ रहा है। तो इसमें जो हमारा खर्चा है वो लगभग 50 रुपये बॉक्स के आता है, जिसमें हमारा गत्ता मटेरियल और लेबर आती है और ट्रांसपोर्ट भी आती है। तो हम ये बॉक्स ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम दिल्ली भेजते हैं। जहाँ तक इन किसान भाई की कुल आय व्यय की बात है तो इन्होंने खुबानी के 100 पौधे लगाए हैं और प्रति पौधे से इन्हें कुल उत्पादन औसतन 55 किलो मिला। इस तरह इन्हें 100 पौधों से 55 क्विंटल खुबानी के फलों की प्राप्ति हुई। ये किसान भाई इन फलों की ग्रेडिंग करके 5-5 किलो के बॉक्स में भरते हैं। इस तरह ये कुल 1100 बॉक्स तैयार करके बाजार में भेजते हैं। प्रति बॉक्स इन्हें औसतन 150 रुपए बाजार भाव मिला। इस तरह इनकी कुल आमदनी 1,65,000 रुपए हुई। और जहाँ तक कुल लागत खर्च की बात है तो सिंचाई, खाद, उर्वरक, पौध सुरक्षा, तुड़ाई और ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि को मिलाकर एक पेड़ पर कुल 550 रुपए लागत आई। इस तरह कुल 100 पौधों पर 55,000 रुपए कुल लागत आई। इस तरह इन्हें 100 पौधों से कुल शुद्ध मुनाफा 1,10,000 रुपए हुआ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। लगातार फसलों में हो रहे अंधाधुंध रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो रही है, जिसके कारण एक तरफ तो फसलों के उत्पादन में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खेती में लागत भी बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और फिर सॉयल हेल्थ कार्ड के अनुसार फसलों में उर्वरकों का प्रयोग करें। तो आप मिट्टी की जांच करवाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता ठाकुर से। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम मिट्टी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं मृदा परीक्षण के बारे में। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता और उर्वरता का स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है और कितनी अतिरिक्त उर्वरकों के माध्यम से होनी है, इसका निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता, क्षारीयता और इसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या है, किसानों को क्या है, कटाई के बाद अपना खेत से जैसे नमूने देने, तो उसके लिए किसान भाई का अगर एक खेत का नमूना लेना है उसे, तो अपन को क्या करना है, उस खेत के अपन को 4 कोने सेलेक्ट करने हैं और एक बीच का। इसको कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इसलिए करते हैं कि मान लो कि आपका कहीं ज़्यादा खाद गिरी है या कम खाद गिरी है, तो अगर हम सभी चीज़ों का रैंडम सैम्पलिंग करके आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जब हम उसका परीक्षण करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक खेत के 4 कोने हैं तो हम पहला कोने में गए, पहले कोने में जाके हमें क्या करना है, उस जगह को घास फूस थोड़ा सा साफ करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको वी शेप का उसमें गड्ढा बनाना है ना। वी शेप कैसा होता है, जैसे कि आपको फावड़ा मारेंगे आप ना, तो वो 12 से 15 सेंटीमीटर गहरा तिरछा स्लैंटिंग लाइन में, और ऐसे इधर भी अंग्रेजी के वी आकार को आपको गड्ढा करना है। फिर आपको क्या करना है, वो मिट्टी को उठाना है
और एक तसले में लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, खेतों के चारों हिस्सों में जाना है और फिर 4 हिस्से में कलेक्ट करने के बाद आपको बीच के हिस्से में जाना है, वहाँ से भी करीब आपको आधा किलो मिट्टी ले लेना है वी शेप में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको आपस में मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, उसको 4 भागों में बांटना है। 4 भागों को बांटने के बाद क्या होगा, आमने सामने के 2 भाग अलग कर देना है और फिर बीच का इकट्ठा कर लेना है। फिर आपको फिर वही प्रोसेस अपनाना है, आमने सामने के भाग को 2 अलग कर देना है और आजू बाजू को इकट्ठा कर लेना है। ये प्रोसेस हमको जब तक करते रहना है जब तक कि हमारी मिट्टी जो होगी वो आधा किलो ना रह जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप मिट्टी का सैम्पलिंग दे सकते हैं। तो सैंपल में जब आपने कर लिया तो उसमें आप क्या क्या जानकारी भरेंगे, उसमें आप अपना लिखिए नाम और अपने पिताजी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना गांव का नाम लिखिए, आपकी ज़मीन का खसरा नंबर लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका आधार कार्ड लिख दीजिए, किस डेट में आपने सैंपल लिया और आपके गांव का और आपके ब्लॉक का कौन से विकास खंड का है, और खेत की पहचान आपको डालनी है उसमें कि कौन सा एरिया का खेत है आपको। तो ये सारी जानकारी भरनी है और फिर क्या करना है आपको, उसको पॉलीथिन में भर के या फिर आप कपड़े की थैली जो बीज वाली आती है उसमें आप भर के क्या कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में या नज़दीकी प्रयोगशाला में या मंडी में जो भी अपनी प्रयोगशालाएँ लगी हैं या विभाग में या कृषि महाविद्यालय में ला के दे सकते हैं। नमूना लेने और रखने में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। नमूने को धूप में और उर्वरकों के बोरों पर नहीं खोलना चाहिए और न ही उन्हें उर्वरकों के संपर्क में लाना चाहिए। सबसे पहले तो देखना है कि हमें उस जगह का सैंपल नहीं लेना है जहाँ पे जैसे रोड के किनारे या आपके कहीं जैसे भवन निर्माण हो या कोई, तो वहाँ पे क्या होगा, सीमेंट या फिर गिट्टी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी तो आपका सैंपल अच्छे से नहीं आए। कोशिश करना है आपको खेत की उसी जगह का लेना है जहाँ पे आप फसल उगाते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, खड़ी फसल में तो सैंपल नहीं लेना, और मान लो बहुत अर्जेंट है आप लेना चाहते हैं तो फिर क्या कीजिए, जहाँ पे 2 फसल लगी है उसके बीच में पंक्तियाँ होती हैं ना, तो पंक्तियों के बीच का आप लीजिए। और फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि मेड़ों का अपन को सैंपलिंग नहीं लेना है ना, पेड़ के नीचे से ही नहीं लेना है। जब पानी चल रहा हो या सिंचाई हो तो उस जगह का भी सैंपल नहीं लेना। तो इस तरीके की आप सावधानियां उपयोग आप कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। जब आपका कार्ड बन जाएगा तो कार्ड के आधार पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेत में इस पोषक तत्व की कमी है या ज़्यादा है, तो आप उस पोषक तत्व की संशोधित मात्रा को डालेंगे कि आपको कितनी मात्रा में डालना है अपनी। तो इस तरीके से किसान भाई जो होंगे वो जागृत होंगे कि भाई हमें रासायनिक खाद का इतनी ही मात्रा में प्रयोग करना है, उसके अलावा बाकी की मात्रा पूरी हमें जो है जैविक खाद से देनी है ना। तो अननेसेसरी आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उर्वरक नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। और इस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़ने में हम लोग सहायता कर सकते हैं आप लोगों की मिट्टी परीक्षण के द्वारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में सब्जियों की खेती किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं और हमारे जिन किसानों ने सब्जियों को लगा रखा है, इनकी फसल में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप हो सकता है, जिसका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इन फसलों से बहुत कम उत्पादन ही मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, इस नुकसान से बचने के लिए आप किस प्रकार से करें कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कद्दू वर्गीय सब्जियां आजकल वर्ष भर उगाई जाने लगी हैं। इसका उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन अधिक नमी और बदलते मौसम के कारण रोग का प्रकोप अधिक देखा जाता है। कभी कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों को इन रोगों की सही पहचान करके उचित समय पर उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे अच्छा उत्पादन सब्जियों का मिल सके। कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक मुख्य रोग है फ्यूजेरियम विल्ट, उकटा रोग। ये रोग एक मृदा जनित फफूंदी फ्यूरोजियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पौधे की जड़ें और भीतरी भाग भूरा हो जाता है। इससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते हैं। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है।
रोग की रोकथाम के उपाय। इसके लिए रोग रोधी किस्मों की बुआई करें। भूमि का सूर्यकरण करने पर भी इस बीमारी को कम कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें और बीमारी के आने के बाद पौधे की ड्रिंचिंग करके फसल को उकटा रोग से बचा सकते हैं। श्यावरण रोग, यह रोग एक प्रकार की फफूंदी से होता है। ये रोग कद्दू की फसल में अधिक होता है, जबकि पेठा में भी ये रोग अधिक होता है। ये रोग गर्म और अर्ध मौसम में अधिक होता है। पौधे की किसी भी वृद्धि अवस्था में ये रोग हो सकता है। इस रोग के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर छोटे जलयुति या पीले धब्बे बनते हैं। ये धब्बे कोणीय या गोला आकार के हो सकते हैं। बाद में ये आपस में मिल जाते हैं और सूख जाते हैं। पत्ती का ये सूखा भाग झड़ जाता है, इससे पैदावार कम हो जाती है। रोकथाम के उपाय। मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके अलावा बीज कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करके बुआई करने पर इस रोग से काफी हद तक बचा सकते हैं। चुर्ली आसिड रोग, इस रोग में पत्ते की ऊपरी सतह पर सफेद या धुंधली धूसर रंग के पाउडर जैसे छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। पत्तियों और फलों का आकार छोटा व विकृत हो जाता है। पौधे की पत्तियां असमय गिर जाती हैं। इसका सीधा प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ता है। रोकथाम के उपाय। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रारंभिक अवस्था में कैराथीन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर दोहराएं। ऐसा करके रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तुलासीदा रोग के लक्षण। इस रोग के कारण पत्तियों की निचली सतह पर सफेद भूरी फफूंदी उलझी हुई रुई के रूप में दिखाई देती है, जिससे पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। पत्ती का ऊपरी भाग पीला हो जाता है और इन धब्बों पर चूर्ण दिखाई देता है। समय के साथ ये धब्बे गलने लगते हैं। रोगग्रसित पत्तियां पीली पड़कर पौधे से गिर जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है। जो फल बनते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। पैदावार कम हो जाती है। रोग नियंत्रण के उपाय। खड़ी फसल में जिनेब 0.3% का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जियों के खेत को निराई गुराई द्वारा खरपतवारों से मुक्त रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बीज को बुआई से पूर्व कार्बोडाइजम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजोपचार पर बुआई करें तो इस रोग का प्रकोप नहीं होगा। पत्ती झुलसा रोग। इस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देता है, जो बाद में गहरे रंग से बड़े आकार में हो जाता है। पत्तियों पर धब्बे गोलाकार रूप में बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई दिखाई देती हैं। रोकथाम। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस रोग की रोकथाम हो जाती है। किसान भाइयों, इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुराई के बाद करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद ही सब्जियों की तुराई करें। इस प्रकार से किसान भाई फसल को रोगों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छी उपज लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम रबुपुरा, जिला करौली के किसान सुरेश कुमार ने। आप नींबू के बाग में लगने वाली तितली कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो नींबू वर्गीय फसलें उन फसलों की श्रेणी में आती हैं जिनमें कीट पतंगों का प्रकोप बहुत होता है
और यदि आप इनको नियंत्रित नहीं कर पाए तो इसकी उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है, जो नींबू वर्गीय फसलें हैं इनमें। तो किसान भाइयों, जो सबसे पहला कीड़ा है नींबू की तितली या लेमन बटरफ्लाई, अंग्रेजी में इसको लेमन बटरफ्लाई बोलते हैं। ये जो मुख्य रूप से जो कीड़ा होता है, इसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें जब अंडा, इसकी फिर अंडे के बाद इल्ली निकलती है उससे, फिर ये संखी अवस्था में बदल जाती है। इल्ली होती है इसकी जो फसल को खाती है, संखी जो है इसकी एक रेस्टिंग स्टेज होती है, या आप कहें सुसुप्त अवस्था होती है। इसके अलावा वयस्क होता है, वयस्क का काम इसमें प्रजनन करना होता है और जगह जगह अंडे देना होता है। किसान भाइयों, अभी आपने नींबू की तितली कीट की पहचान के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये कीट नींबू के बाग को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में। किसानों की रुचि के अनुसार जो जानने वाली बात ये होती है वो ये है कि नुकसान कैसे करती है। तो किसान भाइयों, इसकी जो सूढ़ी अवस्था है, इल्ली ये होता है, इसको सूढ़ी बोलते हैं, जो इल्ली वो नुकसान वाली होती है। ये क्या करती है किसान भाइयों, अगर शुरुआत में इसका प्रकोप हो जाता है, कोमल पत्तियों और शाखाओं को खाती है और उनको खाकर ये खत्म कर देती है। इनका प्रकोप जब फसलें छोटी होती है, मुख्य रूप से नींबू जब होता है तो उसमें समय प्रकोप होता है, तो उसकी पत्तियां खा लेती हैं। अब जैसा कि किसान भाई जानते होंगे कि जो अपने जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना पत्तियों के नहीं हो पाती है। यदि पत्तियों की संख्या कम हो जाती है तो फसलों को फसल की उपज में बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि इसकी सूढ़ियाँ पत्ते पूरे पौधे को या पूरा जो वृक्ष है उसको पत्ती विहीन कर देती हैं। तो ये इस तरह से नुकसान पहुंचता है किसान भाइयों। जब बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तो जो पौधा होता है या जो वृक्ष होता है उस पर फल लगता ही नहीं है। तो इसलिए किसान भाइयों को इसको नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, नींबू की तितली कीट द्वारा नींबू के बाग को अधिक हानि पहुंचाई जाती है। आप इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब अपन जो किसान भाइयों के इंटरेस्ट है कि इनको किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, तो सबसे जो बड़ी बात है जो इनको किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अपने बाग बगीचों को स्वच्छ रखें, खरपतवार रहित रखें, खरपतवार नहीं लगे हों, जिससे इनका क्या होता है, इनकी बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी हैं जो खरपतवारों में पलती हैं। सूढ़ी और संखी इसकी दिखाई देती है ऊपर से, आप इनको हाथ से चुनकर भी नष्ट कर सकते हैं। इसका प्रकोप ज़्यादा हो रहा हो और आपको लगता है कि आर्थिक क्षति स्तर से ज़्यादा है और आपकी फसलों में कुछ हानि होगी, तो इसको नियंत्रित करने का उपाय करें। तो इसमें बहुत सारे कीटनाशी दवाइयाँ आती हैं, तो उसमें दवाई डाल सकते हैं। जैसे इंडोक्साकार दवाई होती है, मतलब 500 ml दवा लगती है इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें वृक्षों में जो आप उपयोग करें वो ध्यान रखें कि 5 ml दवा 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें डालें, फिर इसका जो स्प्रे करने वाला पंप उनसे स्प्रे करें। स्पाइनोसाइड है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। पहले प्रयास आपका ये होना चाहिए कि बिना दवाइयों के नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ इस तरह का प्रयास करें कि बिना दवाइयाँ ना डालना पड़े और कंट्रोल हो जाए। यदि इसके बाद भी आपको प्रकोप दिखाई देता है तो फिर आप दवाइयाँ डालें। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।